तो आज इस वीडियो में जिस प्लान का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है LIC पेंशन प्लस। अब ये प्लान ना एक रिटायरमेंट कम सेविंग प्लान है। अब इस प्लान को ना हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न को समझेंगे, है ना, और आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये प्लान सच में रिटायरमेंट के लिए एक गुड प्लान है भी कि नहीं। और ये रिव्यू एक अवेयरनेस कम क्रिटिकल रिव्यू है जिसमें हम इसकी कमियों के भी ऊपर बात करेंगे। तो ऐसी वीडियोस को ना जनरली कोई लाइक नहीं करता, तो प्लीज़ आप फटाफट से इसे एक लाइक दे दो, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे ऐसे जो कि इस प्लान में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं बट इसकी कमियों और खूबियों को अच्छे से नहीं जानते। तो फटाफट से रिव्यू स्टार्ट करूंगा। ये LIC न्यू पेंशन प्लस, अब इनका ये कहना है कि ये एक पेंशन प्लान है। तो देखो पेंशन प्लान वर्क कैसे करते हैं। पेंशन प्लान दो तरह के होते हैं, एक जो इंश्योरेंस के साथ आते हैं और दूसरे वो जो बिना इंश्योरेंस के आते हैं। तो ये ना बिना इंश्योरेंस का है, इसमें बेसिकली सेविंग होती है और सेविंग को आप एन्युटी में कन्वर्ट करा सकते हो और एन्युटी के थ्रू एक लमसम अमाउंट, है ना, जो भी आप डिसाइड करते हो वो रिसीव कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर उससे पहले जब भी आप चाहो। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। सबसे पहली चीज़ तो कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 25 ईयर से स्टार्ट होती है, मतलब 25 साल का पर्सन इस प्लान को ले सकता है और मैक्सिमम 75 साल इसके लिए एज हो सकती है ना। फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट, यानी कि इसमें क्वार्टरली मंथली जैसा आप चाहें वैसा प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकते हैं, 10 साल 15 साल या फिर जब तक देना चाहें तब तक। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट लिंक्ड पे आउट वाला प्लान है जिसमें कि आप जो भी पैसा देते हो ना वो सारा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में लगा दिया जाता है और ये म्यूचुअल फंड जो स्पेशलाइज्ड होते हैं LIC के बनाए हुए पेंशन पर्पस से। ठीक है, अब और इसको पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब यानी बीच में कभी ज़रूरत अगर पड़ती है तो पैसा निकाला भी जा सकता है। तो पहले तो प्लान को समझते हैं कि आपने दिया प्रीमियम जिसे कि LIC ने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने सपोज करते हैं कि अपने पेंशन प्लान में सिर्फ 3,000 रुपये दिए। इस 3,000 में से कुछ अपना एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट करके लगभग 2,800 रुपये या फिर करीब 2,900 रुपये के आसपास आपके LIC की, है ना, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट आपको मिल गई, है ना। अब एक तरह से ये ऐसे धीरे धीरे करके आपकी सेविंग्स ग्रो करती जाएगी और आप भी क्योंकि इसे मंथली दे रहे हैं तो वो पैसा बढ़ रहा है और फिर इसके ऊपर म्यूचुअल फंड क्योंकि है तो म्यूचुअल फंड तो अपने आप ही CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है, तो उससे आपकी यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब सपोज करते हैं कि इस पेमेंट के दौरान अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा। तो देखो बेनिफिट बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो जितना भी आपने पैसा दिया है ना, उसकी जो भी फंड वैल्यू होगी, यूनिट वैल्यू होगी म्यूचुअल फंड्स की, वो एज इट इज़ रिटर्न कर दी जाएगी या फिर आपने जितना भी प्रीमियम दिया है उसका 105% आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दोनों में से जो भी हाइयर हो, है ना, हाइयर वाला आपको वापस कर दिया जाएगा। तो सपोज करते हैं कि आप पैसा दे रहे हो लेकिन फंड की यूनिट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही तो भी आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि 105% पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्लान जो है ना वो सिर्फ 30,000 रुपये से चालू किया जा सकता है ईयरली अगर प्रीमियम देना चाहें तो, और मंथली देना चाहें तो 3,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो मतलब काफ़ी नीचे से ही स्टार्ट कर सकते हैं और एज मैंने बताई जैसे कि 25 साल की एज में स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम 75 साल की एज तक। अगर मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें तो 10 साल से 42 साल तक के लिए चलाया जा सकता है ना। अब क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड वाला प्लान है यानी कि जिसमें आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं, तो इसमें कौन कौन से फंड ऑप्शन आपको दिए हैं हम एक बार उस पर बात करते हैं। तो देखो पहला जो फंड है ना वो है पेंशन बॉन्ड फंड। अभी जो बॉन्ड फंड होते हैं ना ये काफ़ी सिक्योर्ड माने जाते हैं और इसमें ना बेसिकली कंपनीज़ में जैसे LIC के ने म्यूचुअल फंड बनाया तो वो जो पैसा आपसे रिसीव किया उन्होंने उसको वो जाकर के उन कंपनीज़ में लगाएंगी जो कंपनीज़ डेप्ट लेते हैं, डेप्ट पर लोन लेते हैं, है ना, बॉन्ड्स यानी कि डिबेंचर्स इशू करते हैं और इन डिबेंचर्स पे ना 6%, 7%, 8%, 9% ऐसा फिक्स रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अपना LIC को आएगा और LIC आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये है कि ये हो गया बॉन्ड फंड जिसमें कि मोस्टली पैसा आपका बॉन्ड में लगेगा। इसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगेगा, लाइक चेक, हुंडी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, ये सब जो कमीशन बेस पर बैंक्स काम करते हैं उसमें भी लगाई दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा फंड है सिक्योर्ड फंड, है ना। अभी सिक्योर्ड फंड में क्या कहते हैं कि डेट वाला जो पार्ट है वो 50 से लेकर 90 हो सकता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि मार्केट सिक्योरिटीज़ में 0 से 40% तक हो सकता है और 10 से 50% तक इक्विटी में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है
पेंशन बैलेंस्ड फंड। अब ये बैलेंस फंड इसलिए क्योंकि इसमें डेट, इक्विटी और मार्केट इंस्ट्रूमेंट सारे ही इन्वॉल्व होते हैं, तो लगभग इसे ये कहा जाता है कि ये एक मतलब मीडियम रिस्क लेने वाला फंड है। अब ये फंड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इनमें से ही कोई 1 2 3 चाहे आप फंड चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 3,000 रुपये का प्रीमियम दिया और आप चाहते हो कि इसमें से 750 रुपये लगा दिए जाएं बॉन्ड फंड में, 750 लगा दिए जाएं बैलेंस फंड में, और 750 रुपये लगा दिया जाएं इक्विटी फंड में, है ना, इक्विटी यानी कि ग्रोथ फंड, इक्विटी यानी ग्रोथ फंड। और चौथा मान लेते हैं कि आप चाहते हो कि बैलेंस फंड में लगा दिया जाए फिर से 750 रुपये, है ना। तो आप ऐसे जो भी फंड चुनते हो अकॉर्डिंगली आपको उसका रिटर्न आता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो है वो ग्रोथ फंड है, जिसमें कि डेट मतलब 60% तक हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन जीरो भी हो सकती है। मतलब मोस्टली ये इक्विटी पर डिपेंड करता है, 100% पैसा भी इक्विटी में लगा सकता है। अब इक्विटी वाले जो होते हैं ना, वो फंड सबसे तेज़ी से भागते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी जो है मार्केट में ट्रेड हो रहा है और इसका जो रिटर्न होता है वो सबसे अच्छा होता है, पर इसमें रिस्क भी सबसे हाई होता है। तो एडवाइस यही रहेगी कि थोड़ा पैसा बैलेंस फंड में डाला जाए और थोड़ा ग्रोथ फंड में यानी इक्विटी वाले फंड में, ठीक है। लेकिन लेना है कि नहीं वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सब इसके बाद अगली चीज़ है इसके चार्जेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि आपको इस प्लान में लगने वाला है। अब प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस किस लिए ले रहे हैं, तो ये भाई इसलिए लिया जा रहा है कि LIC जब आपसे प्रीमियम रिसीव करता है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत उसको मशक्क़त करनी पड़ती है, ऐसा उनका मानना है। प्लस एजेंट का कमीशन वगैरह भी रहता है। तो पहली ईयर में 7% का चार्जेस लगेगा, दूसरे ईयर से 5वीं ईयर तक 4.5% चार्जेस लगेगा, है ना, आपके टोटल प्रीमियम पर। और 6th ईयर से आपको 3.5% देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चार्जेस आपको थोड़े से दिमाग में रखने पड़ेंगे। मोर्टेलिटी चार्जेस नील है क्योंकि वैसे भी इसमें कोई इंश्योरेंस है नहीं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की बात करें तो ये भी थोड़ा सा अमाउंट है, कुछ लमसम 8500 रुपये के आसपास आपको महीने का पड़ जाएगा। देखो यहाँ पर आ भी रहा है कुछ 57 55 है ना, 53 रुपीज़, और ये 50 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं है, बट जो ऊपर हमने चार्जेस देखा, और एक ये दूसरा जो मैं कहूँगा फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि 1.35% है। तो पहला देखा हमने 3.5 जो फिक्स लगेगा ही लगेगा, दूसरा देखा 1.35। तो इन दोनों का टोटल कर दें तो बनता है 4.85, है ना, जो कि ना काफ़ी हाई चार्जेस है मेरे हिसाब से। अब इसका रीज़न ये कि भाई म्यूचुअल फंड में आप आज की डेट में अगर देखें तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो लगभग पिछले 10-15 साल का अगर हम उनका CAGR निकालें तो वो लगभग 12% के आसपास आता है। और ना SBI के पॉलिसीज़ का देखेंगे तो उनका 11 के आसपास आता है। और मैंने खुद LIC का ऑब्जर्व किया है, LIC का भी मैं जो आपको दिखाने भी वाला हूँ, वो करीब 9 से लेकर के 11% के आसपास रहता है ना। तो उसमें से अगर आपको 5% ये चार्जेस ही देने पड़ जाएंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हुआ चार्जेस का, ठीक है, जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर खटक रहा है और शायद इन्वेस्टर को भी खटकेगा, ठीक है। अब कोई बात नहीं, ठीक है। अभी पेंशन की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। भाई ये पेंशन प्लान जो है ना, इसमें जो आपको फ़ंड मिलने वाले हैं, ये बैलेंस फ़ंड, बॉन्ड फंड, है ना, ग्रोथ फंड, सिक्योर्ड फंड, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 2022 से, क्योंकि ये प्लान पुराना भी है ना। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना इनमें रखे हुए, वो लगभग वही होते हैं, घूम फिर करके वापस ही आते हैं, ठीक है। तो देखो लॉन्चिंग पर इसका 10 रुपये का रेट था, जो कि आज की डेट में 13 रुपये पर चला गया है। ये जो NAV मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 12/12/2025 की है, ठीक है। 2025 में इसका ये रेट है, ठीक है, 13.51 रुपये। अब इसमें जो ग्रोथ वाला है वो सबसे हाईएस्ट है, जिसकी 14.15 इस समय प्रेजेंट NAV है, जो कि 10 रुपये का था 2022 में, ठीक है। 3 साल में इसका ये ग्रोथ 14 रुपये पर आ गया है। तो अगर मैं इसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना निकलता है, तो देखो ये 11% की लमसम आता है। कैसे बताया मैंने, तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो तुम जा करके वेबसाइट पर देख लो। वेबसाइट कौन सी, तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सारे पेंशन फंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखो 14.15 इसका करंट NAV चल रहा है, और 12 तारीख की आपको 12 दिसंबर डेट दिख रही होगी 2025 की, ठीक है। और इस फंड का 3 मंथ्स का अगर हम CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 2.2 आ रहा है, 6 मंथ का 4.5 आ रहा है, 1 ईयर का 7.9 आ रहा है, मतलब 8% के आसपास का है। लेकिन अगर 3 इयर्स का अगर मैं निकालूँ ना तो वो लगभग 11% आता है। ये मैं ChatGPT से भी कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये रहा ChatGPT का कैलकुलेशन, जहाँ पर ChatGPT कह रहा है कि 11% के आसपास का इसका रिटर्न है, ठीक है। अब ये जो हमने रिटर्न देखा था ना, वो ग्रोथ वाले का देखा था, यानी जिसमें इक्विटी बेस आपको
दिया गया है ना। तो इक्विटी होने के बाद भी इसका ग्रोथ रेट या कहें कि CAGR बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब एक बार CAGR जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। CAGR मतलब यानी कि ऑलमोस्ट बैंक में मिलने वाले इंटरेस्ट के बराबर का अमाउंट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज जिससे एक्चुअली हर साल आपका पैसा बढ़ रहा है। तो आप जो 11% है ना, ये वैसे अगर मैं फिक्स रेट से अगर बात करूँ तो जैसे अगर कहीं आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है तो वो आपको 6-7% पे मिलता है। पोस्ट ऑफिस में स्कीम में लगभग आज की डेट में 7.5 या 8% के आसपास मिलता है, लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको 11% जो कि अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ इससे ज़्यादा अमाउंट पर स्टैंड करते हैं। और दिक्कत यहाँ ये है कि हमें ना चार्जेस बड़े हाई देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो एक ही इसमें मुझे खास बात दिखी कि भाई ये तो LIC का प्लान है तो लिया जा सकता है ना। स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे करके एक बड़े अमाउंट में बदल जाएगी जो कि रिटायरमेंट पे काम आएगा एन्युटी खरीदने के। अब रिटायरमेंट प्लान ये कहा तो गया है, लेकिन जब आपको फंड की वैल्यू मिलेगी ना, तो फंड की वैल्यू चाहे तो आप विड्रॉल कर सकते हैं और चाहे तो उसकी एन्युटी खरीद सकते हैं। एन्युटी का जो भी रेट उस समय चल रहा होगा 6% का, 5.5% का, उससे आपको एन्युटी दे दी जाएगी। अब एन्युटी का प्लान ना आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक बड़ा लमसम अमाउंट होना चाहिए जिससे आप एन्युटी खरीदें, है ना। इस पर चार्जेस बहुत हाई है ना। टोटल रिस्क ऑफ कस्टमर भी है, यानी कि सारा का सारा रिस्क कस्टमर का है। भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है तो कोई गारंटी तो है नहीं कि बढ़ेगा कि नहीं, ऊपर से मार्केट वॉलेटाइल भी है। अब एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड LIC की बात करूं तो मैंने जितने भी LIC के यहाँ पर फंड देखे ना, सब में मुझे बिल्कुल भी परफॉर्मेंस 11-12% से ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिली। जबकि यही मैं अगर बंधन के म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ, SBI के म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ, है ना, ICICI के म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ, निपॉन के म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ, तो इन सब में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। तो डायरेक्टली अगर मैं म्यूचुअल फंड परचेस करूँ तो मेरे को ना तो ये एलोकेशन चार्जेस देने की ज़रूरत है जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 3.5% है ना, और ना ही मुझे ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.35% देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं इतने हाई चार्जेस के साथ क्यों करूं, है ना। इस चार्जेस ने मेरे रिटर्न को बिल्कुल एवरेज लेवल पे आकर ला के रख दिया। क्यों? 11% का रिटर्न है और लगभग 4.85 का मेरे को चार्जेस पड़ जा रहा है, तो मेरा जो रिटर्न बन रहा है वो करीब 6% के आसपास आके स्टैंड करता है ना। 6.5 के समथिंग लमसम आसपास आता है। और ये चार्जेस जो है ये तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जो मैंने और चार्जेस हैं उनको तो अभी कैलकुलेट ही नहीं किया। तो जो एन्युटी अपनी बन पाएगी वो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा सफिशेंट हैंडसम अमाउंट होगा जब मैं 20 साल 25 साल बाद इसे देखूंगा। तो ऊपर से रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क लेना भी मुझे अपनी सारी पेंशन को म्यूचुअल फंड से प्लान करना वो मुझे ठीक भी नहीं लगता। तो इस प्लान को लेना न लेना तो खैर आपकी चॉइस है। मुझे इसके बारे में डिटेल आपको बतानी थी, वो मैंने बता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस प्लान के बारे में वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।